Good morning, friends. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. कैसे हो सब? यस सर। बढ़िया। बढ़िया। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं हमको, लेकिन वो थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किए प्लीज कर लीजिए, तो हम कल के दिन सर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने। क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 3 समझाने क्या करना था उसमें? कोई भी क्वेश्चन नहीं समझा? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ नहीं, उसका टेंशन मत लो ना, वो तो मैं अपन चालू करेंगे जब तुम सब मैं तो कराऊंगा ही सब, लेकिन एक बार आप ट्राई करो, जो भी जैसा भी जमता आप अपनी समझ से पहले जितना जमता जैसा जमता उतना करिए। अभी नहीं समझाऊंगा मैं, कल तक जब अपन चालू करेंगे ना क्वेश्चन सब समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है मनी, पैसा। अच्छा एक बात बताओ, आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना है क्या? बार्टर Yes, sir. यस सर। सुना तो होंगे, मतलब क्या रहता है उसमें? Yes, sir. एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स। जैसे मुझे गेहूं चाहिए और आपको चावल चाहिए, और मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है, तो मैं क्या करूंगा? तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें चावल दूंगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम में पैसा नहीं था। ये बार्टर सिस्टम कब चलता था बेटा, याद है क्या आपको? जब मनी बहुत पहले। इवॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि पहले पैसे था नहीं, 1 रुपया 2 रुपया ये सब कुछ था नहीं, है ना? तो इसके अंदर बार्टर सिस्टम चलता था। इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स, गेहूं के बदले चावल, शुगर के बदले वीट, कुछ भी एक्सचेंज चलता था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है फालतू चीजें। ये इंट्रोडक्शन वैसे हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? Man is an intellectual animal. The invention of money is one of the important fundamental invention out of various invention in the world. According to Crowther, there is a basic invention in each branch of knowledge. Example, invention of fire in science, invention of wheels in mechanical science. The concept of money is an important concept which has brought about revolutionary change in the economic life of human beings. Various goods and services are bought and sold with the help of money to satisfy human wants. Modern economy is dependent on money. Money is in circulation today, which has created to reduce the difficulties in barter system. बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो सबको मनी ने रिड्यूस कर दिया, क्या खत्म कर दिया, बराबर है ना? अब बार्टर क्या होता है और बार्टर की प्रॉब्लम, ये है बार्टर की प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे एक मछुआरा कुछ मछली दे रहा है और ये किसान उसको वीट दे रहा है, ऐसा ही कुछ तो भी चल रहा है, वीट या जो भी होगा, तो ये बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम्स की यहाँ पे 5 डिफिकल्टी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बार्टर मतलब आपको पता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ये बार्टर सबको पता है, बार्टर मतलब क्या होता है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिफिकल्टी क्या थी? बार्टर सिस्टम क्या आसान था क्या, अच्छा था क्या? अगर अच्छा रहता और आसान रहता तो चेंज क्यों करते, बराबर है ना? बहुत बड़ी उसमें प्रॉब्लम थी। सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस, सर ये क्या होता है? चलो बताता हूं। देखो बेटा, डबल कोइंसिडेंस मतलब एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दोनों, ठीक है? मिस्टर ए को गेहूं चाहिए, वीट की जरूरत है, तो वीट ढूंढने निकला है बाजार में। मिस्टर बी को राइस चाहिए, वो राइस ढूंढने निकला है बाजार में। मिस्टर ए के पास राइस है, ये उसकी वांट है, और ये उसके पास है, मतलब ये उसके पास है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं ही हैज, ठीक है? उसके पास क्या है, और मिस्टर बी को के पास वीट है। ना मिस्टर ए मिस्टर बी को जानता है, ना मिस्टर बी मिस्टर ए को जानता है। आप समझे क्या बोला मैंने, क्या बताया मैंने? मिस्टर ए को गेहूं की जरूरत है और मिस्टर बी को चावल की जरूरत है। यानी मिस्टर ए को ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके पास गेहूं है और वो बदले में चावल लेने को तैयार है, समझे क्या?
और मिस्टर बी को ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके पास चावल हो और बदले में गेहूं लेने को तैयार हो. डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट. मिस्टर ए को ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके पास गेहूं भी होना चाहिए और चावल लेने के लिए तैयार होना चाहिए. समझ रहे? डबल कोइंसिडेंस. मिस्टर बी को ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके पास चावल हो और वो गेहूं लेने के लिए तैयार हो. डबल कोइंसिडेंस. समझ रहे? अब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है. मान लो मिस्टर बी के पास गेहूं तो है, लेकिन उसको चावल नहीं चाहिए, उसको राजमा चाहिए. हो सकता है ना? तो ये डील होंगी क्या? नहीं होंगी डील. इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. जब तक एक साथ सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आपका ये नहीं है, बार्टर में डील नहीं हो सकती. वही यहाँ पे लिखा हुआ है. लैक ऑफ कई बार मिलती नहीं है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की बहुत कमी है. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. अब इसके अंदर क्या होता है? आज द मेजर लिमिटेशन. अब वही यहाँ पे लिखा है. Person A has cloth and he wants rice in exchange. Person B has rice but does not want cloth in exchange. In this case, exchange between A and B would not take place as their want do not coincide. दोनों की want एक हो जानी चाहिए. उसको राइस चाहिए और तुम्हारे पास राइस है. तुमको वीट चाहिए, उसके पास वीट है. ये डबल कोइंसिडेंस जब तक नहीं होता तब तक बार्टर नहीं हो सकता. पैसे में ऐसी प्रॉब्लम है क्या? पैसे में अरे भैया पैसे दे चावल ले, पैसे दे गेहूं ले. ये सर नो, पैसा ऐसी चीज है जो डबल नहीं, पैसा सब कुछ मिल जाता. बराबर है ना? सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर. अब होता क्या है बेटा, मुझे एक बात बताओ. आप बाजार में खरीदने को जाओगे तो आप ऐसा बोलोगे क्या 1 दर्जन आम दो, 1 किलो केले दो, ऐसा बोलोगे कि उल्टा बोलोगे? अमोन यार बोलो ना. केले खरीदने जा रहे हो तो दर्जन बोलोगे कि किलो बोलोगे? दर्जन बोलोगे. और अगर आप ये बिस्किट खरीदने जा रहे हो तो बोलेंगे 1 किलो बिस्किट दे या 1 दर्जन बिस्किट दे, ऐसा बोलोगे? नहीं सर, वो तो 500 ग्राम केजी पैकेट में आते हैं. नहीं 5 रुपए का बोलेंगे, है ना? मिल्क खरीदने जाओगे तो 2 किलो मिल्क बोलोगे कि लीटर्स में बोलोगे? लीटर्स में. लीटर्स. और राइस खरीदने जाओगे तो लीटर्स में बोलोगे क्या? नहीं, किलो. तो बार्टर में क्या होता था? कॉमन मेजर नहीं था. मतलब जो जैसे मान लो मेरे पास मिल्क है और आपके पास राइस है, और आपको मिल्क चाहिए और मुझे राइस चाहिए. बराबर है. हमारा लाइक ऑफ कोइंसिडेंस वॉन्ट सेटिस्फाई हो रहा. लेकिन हो क्या रहा? मेरे पास 2 लीटर मिल्क है, आपके पास 2 kg राइस है. कॉमन मेजर नहीं है. एक चीज लीटर में मेजर हो रही, एक चीज केजीज में मेजर हो रही. कॉमन मेजर नहीं. जबकि मनी आने से क्या होता है? कॉमन मेजर सबकी वैल्यू रुपीज में तय हो गई. कॉमन मेजर क्या हुआ? रुपीज. बराबर है? समझ? देयर इज नो स्टैंडर्ड यूनिट. इट वाज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 liters of milk with 2 liters or 2 kg of rice. ये तो कोई बोलेगा 2 किलो राइस दो, 2 किलो गोल्ड ले लो. गोल्ड ऐसा हो सकता है क्या? 2 kg गोल्ड 1 करोड़ का, और 2 kg राइस 100 रुपए के. ये सर नो, कॉमन मेजर से भी काम नहीं होता. इसीलिए देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज रुपीस. आई बात समझ में? चलिए इसके बाद एक और डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. ये बड़ी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बेटा. जिसको राइस वगैरह देना है या जिसके पास राइस वगैरह है, गेहूं है, वो तो साल भर स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जो बेचारे एक्सचेंज कराने की, जिसके जैसे अब ये मछुआरा, इसके पास फिश है एक्सचेंज कराने के लिए. कोई रहता है जिसके पास वेजिटेबल्स रहते हैं एक्सचेंज कराने, कोई रहता है जिसके पास एग्स रहते, मिल्क रहता, फ्रूट्स रहते. तो ये तो रुक नहीं सकता ना. वो आज के आज खराब हो जाएंगे. उसको आज ही ढूंढना पड़ेगा. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. नहीं मिला तो गया. अच्छा, स्टोर करना बल्कि है कि नहीं? मनी स्टोर करना आसान है, गुड स्टोर करना कितना मुश्किल है. और मार्केट में आज काम नहीं हुआ तो फिर से वापस ले जाओ, फिर से वापस लेके आओ. कितनी प्रॉब्लम है. यस और नो? तो इसी कहते हैं डिफिकल्टी इन स्टोरेज. yes, necessary to store goods for future consumption. Sometimes due to perishable nature of such goods, it was difficult to store them for future. Perishable commodities like milk, egg, fish, vegetable, etc. were difficult to store. Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods. आई ये बात समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir.
इसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज है, एक और ये बोलता है डिफिकल्टी इन इनडिविजिबिलिटी। इनडिविजिबिलिटी मतलब कभी कभी गुड्स को डिवाइड नहीं किया जाता, कुछ कुछ गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते। बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। एक जो ए आदमी है, जो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिवाइड नहीं कर सकते आप गुड्स को, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास गोट है, गोट यानी बकरी, बकरी है। और मिस्टर बी को वीट, मिस्टर ए को वीट की जरूरत है। मिस्टर बी के पास वीट है और मिस्टर बी को गोट की जरूरत है। मिस्टर ए को 1 सैक ऑफ वीट की जरूरत है। सैक यानी एक बोरा। वो कहता है एक गोट के बदले एक बोरो दूंगा, सॉरी एक गोट दूंगा तो एक बोरा वीट चाहिए मुझे, 50 किलो, एक बोरा। लेकिन मिस्टर बी के पास हाफ सैक है। क्या ये बार्टर हो पाएगा? नहीं। नो। तो अच्छा, ऐसा हो सकता है कि चल आधा बोरा देता तो आधी गोट काट के देते, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि गोट इज इनडिविजिबल प्रोडक्ट। अब ये मत बोलना सब उसको पका के ही तो खाना है, नहीं पका के नहीं खाना, उसको मिल्क वगैरह बेचना है उसका, ठीक है ना। तो गोट काट के नहीं चलेगी, पूरी गोट चाहिए तब वो काम आएगी। आई बात समझ में? तो ऐसे केसेस में वीट इज डिविजिबल, चलो आधा सैक तो मिल जाएगा, लेकिन गोट कैसे डिविजिबल करूं मैं? गोट, आधी गोट इससे लूं और आधा वीट इससे लूं और दूसरा और ढूंढू ले भाई, आधी गोट ले ले और आधा वीट दे दे, ऐसा कोई मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गोट इज इनडिविजिबल। उसको डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, उसको दो पार्ट नहीं कर सकते आप, बराबर है ना। तो इसे कहते हैं कुछ चीजों की, कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं जो डिवाइड नहीं किए जा सकते। देयर आर सर्टेन गुड्स व्हिच आर इनडिविजिबल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। काफी सिचुएशन में एक्सचेंज डिफिकल्ट हो जाता है। फिफ्थ, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। ये बड़ी विशेषकर अलग चीज है, डिफर्ड पेमेंट। चलो मैं आपको समझाता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ। आपको आज गेहूं, आप गरीब किसान हो एग्जांपल, और मैं जमींदार हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, मन पे मत लेना, नहीं तो बोलेंगे सर हमको गरीब बना दिया। नहीं बेटा, मन पे नहीं, थोड़ी देर के लिए आप गरीब हो। अच्छा चलो, मैं गरीब हूँ, आप जमींदार, ठीक है। मैं गरीब हूँ, आप जमींदार हो, मैं आपके पास जाता, भैया मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी फसल जो है वो अभी स्टैंडिंग है, फसल उगने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता, मैं आज से 5 महीने बाद आपको 5 बोरे वीट के दे दूंगा, आप प्लीज अभी मुझे 4 बोरे वीट के दे दीजिए, मैं आपको एक एक्स्ट्रा दूंगा 5 महीने बाद। और आप तो जमींदार हो, आपके पास बहुत पड़ा है, आपने बोला ठीक है। इसे कहते हैं डिफर्ड पेमेंट। आपने अभी मुझे 4 बोरे वीट दिए और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ फ्यूचर में आफ्टर 5 मंथ्स आई विल पे यू 5 सैक ऑफ वीट, 5 बोरे आपको मैं दे दूंगा। डिफर्ड पेमेंट यानी आप मुझे जो पेमेंट, सॉरी मैं आपको जो पेमेंट कर रहा हूँ ना, दैट आई हैव डिफर्ड, कुछ समय के लिए रोक दिया, बाद में दूंगा साहब, अभी नहीं है मेरे पास। और आपको मुझ पे भरोसा है, आपने बोला हाँ ठीक है ले जाओ, आप दे दोगे, आप कहीं नहीं जा सकते, आपका पेमेंट। अब ये रीपेमेंट है, ये बाद में देना है। अब इसमें डिफिकल्टी क्या आएंगी मैं बताता हूँ। 5 बोरे वीट की बात हुई है। अब अगर वो जैसी फसल काटने जाता है कि एक दिन पहले बाढ़ आ जाती है, मैं जैसे ही फसल काटने जाता हूँ एक दिन पहले बाढ़ आ जाती है और मेरी पूरी फसल चली जाती है, अब मैं पेमेंट कैसे करूं? अब मैं उसको बोलता भैया मेरे पास वीट तो नहीं है लेकिन मेरे पास 2 गाय है, गाय लेना है क्या? अब ये कैसे तय हो कि 4 बोरे वीट के लिए 2 गाय कि 3 गाय कि 4 गाय कि 1 गाय? काऊ काऊ, समझ रहे? डिफिकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट फ्यूचर का। लेकिन मनी रहे तो, अरे भाई इतने पैसे देने हैं तो आज दे, कल दे, 6 महीने बाद दे, पैसा तो आज भी पैसा है, 100 साल बाद भी पैसा ही रहने वाला है। अरे आया ना, पैसा तो पैसा ही रहेगा ना। ये है मेकिंग रीपेमेंट, डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। रिपेमेंट ऑफ लोन वाज डिफिकल्ट टू बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। जो कई बार कुछ चीजें पेरिशेबल हो जाती थी,
खराब हो जाती थी कुछ चीजें, जैसे अभी फसल खराब हो गई तो फिर क्या होगा फ्यूचर में, है ना? ये प्रॉब्लम आई बात समझ में? यस अब यार Yes. दो लोगों ने मनी की डेफिनेशन दी, दो लोगों ने मनी की डेफिनेशन दी, जरा यहाँ पे देना। पहले गोल्ड देते थे, फिर लोगों ने ये शेल्स को वीट बनाया, सॉरी वीट नहीं, मनी बनाया, फिर पत्थर के सिक्के बनाए, फिर मेटल के बनाए, फिर आज गांधी जी चल रहे हैं नोट, है ना? अरे आया ना, गांधी जी चल रहे हैं ना आजकल। Yes, sir. और आज चेक भी चल रहे हैं, चेक भी चल रहे हैं, कार्ड भी चल रहे हैं, और उससे और ऊपर आ गया आजकल यूपीआई भी आ गया, इमीडिएट पेमेंट। अरे है ना, फोन पे, भीम, गूगल पे, एक्सेट्रा। यस Yes, Yes. sir. ये क्या है? ये सब क्या है? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। यस और नो? दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी। देखो यहाँ लिखा है, सबसे पहले जानवरों को मनी बनाते थे, फिर कमोडिटी को मनी बनाया बार्टर वगैरह में, फिर मेटेलिक मनी आया, फिर मेटेलिक कॉइन्स आया, फिर पेपर मनी आया, फिर क्रेडिट मनी आया, प्लास्टिक मनी आया, और इलेक्ट्रॉनिक मनी अब आ चुका है। इसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ। आई होप समझ में आया, Yes. समझ में Yes. है ना? Yes. अब जरा मनी की डेफिनेशन पढ़ लें। मनी की डेफिनेशन आज हम लोग ये टाइप्स ऑफ मनी कंप्लीट कर देंगे, क्वांटिटीज क्वालिटीज पे हम बाद में आएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है शायद। स्क्रीन शेयर क्या बेटा? ऑफ है क्या? नहीं, ऑन है ना। बाकी लोगों को नहीं दिख रहा स्क्रीन? दिख रहा है सर। दिख रहा दिख रहा सर। है। आपके जूम सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब स्क्रीन शेयर ऑफ नहीं है, स्क्रीन शेयर तो ऑन है। आपकी जूम सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है बेटा, चेक करो। ओके सर, हो गया। वो ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर डबल पिन हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चले आगे। तो मनी की डेफिनेशन, यस क्रॉथर कहता है, अब ये डेफिनेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसकी डेफिनेशन पूछे उसी की डेफिनेशन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बात ध्यान रखो। क्रॉथर कहता है मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज and at the same time acts as measure and a store of value. वॉकर कहता है मनी इज व्हाट मनी डज। जाने दो, डेफिनेशन समझने की कोशिश मत करो। मनी इज व्हाट मनी डज, मेरे को भी समझ में नहीं है आज तक वॉकर की डेफिनेशन, उसी से पूछना पड़ेगा क्या लिख कर गया हो। हाँ, क्रॉथर की डेफिनेशन बहुत आसान है, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। आप भी 50 का नोट है तो आप भी उसको 50 का नोट मानोगे, मैं भी 50 का नोट मानूंगा, प्राइम मिनिस्टर भी 50 का नोट ही मानने वाला। आप उसको 2000 का नोट नहीं बोल दोगे और 2000 के नोट को 50 का नोट नहीं बोलोगे। इट इज जनरली एक्सेप्टेबल। कोई लेने से मना कर सकता है मनी? मुझे एक बात बताओ, मुझे आपको 50 रुपए पेमेंट करना है और मैंने आपको 1-1 रुपए के 50 सिक्के दिए, तो क्या आप डिनाई कर सकते हो कि नहीं चाहिए? नो। अरे भैया, मेरी मर्जी, 1 रुपए के सिक्के दूं कि 10-10 के 5 नोट दूं कि 5-5 के 10 सिक्के दूं कि 20 के 2 नोट दूं और 1 का 10 का नोट दूं कि सिंगल 50 का नोट दूं कि 100 का नोट देके 50 वापस लूं। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे पेमेंट कर सकता हूँ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। आप डिनाई कर सकते नहीं, मैं नहीं लेता, मेरे को तो 50 का ही नोट होना, ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। इट इज जनरल एक्सेप्ट, बराबर है ना? सही बात है ना? मनी कब आया? मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन, जरूरत पड़ी इसीलिए आया, नॉट बाय रिवॉल्यूशन। कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, जरूरत पड़ी मनी की। बार्टर में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, बराबर है ना? जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम द कमोडिटीज व्हिच वेर यूज्ड एज मनी हैव चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड डेवलपमेंट। पहले करेंसी नोट ही चलते थे, आजकल चेक चलने लग गए, कार्ड चलते हैं, यूपीआई चलता है, क्योंकि हर जगह इंटरनेट फैसिलिटी, हर हाथ में स्मार्टफोन्स है, इसीलिए यूपीआई ऐप पॉसिबल। अरे हाँ ना? Money used in modern times Yes, as sir. a result हाँ. of evolutionary Yes, sir. change that took Yes. place over a long period of time. अब हम टाइप्स ऑफ मनी पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले एनिमल मनी। एनिमल मनी समझाने की जरूरत है क्या? जल्दी बोलो। जानवर, काऊ, गोट, शेप, किसी को भी पैसा बना लेते थे। मतलब क्या चलता था, जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है तो उसका दाम गोट में तय होता था। 2 गोट, 4 गोट, 5 गोट, 10 गोट, समझ रहे? गोट बकरी, बकरी। या शिप में तय होता था, शीप। या आपका काऊ, भैया 2 काऊ लगेंगी, 5 काऊ लगेंगी, समझ रहे नहीं समझ रहे? इसको मनी बना लिया लोगों ने। सबसे पहले Yes. स्टार्टिंग में उनको अकल नहीं थी ना इंसान को, तो उसने क्या किया,
एनिमल्स को मनी बना लिया, समझ आई बात। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी अकल आई, उन्होंने फिर कमोडिटी को मनी बनाया। अब ये जो एनिमल मनी था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में था। कौन से पीरियड में था बेटा? प्रोटो हिस्टोरिक। हिस्टोरिक हिस्टोरिक पीरियड। नहीं हिस्टोरिक नहीं, प्रोटो हिस्टोरिक। बोलो प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। कमोडिटी मनी ओल्डन डेज। सर ये क्यों बता रहे हैं? काम का है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर में ये चीज आ सकती है, इसीलिए ध्यान रखना है। ओल्डन डेज, गोल्डन नहीं, ओल्डन। हाँ ओल्डन डेज। क्या यूज करते थे फिर? अचानक कुछ भी, जैसे एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स। शेल्स यानी ये ना शेल्स, फेदर्स, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स, स्टोन्स, ये सब चीजें यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये सब चीजों की शॉर्टेज थी, मेटेलिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बाद कौन आया? मेटेलिक मनी आया, ठीक है। एनिमल मनी के बाद कमोडिटी मनी आई, कमोडिटी के बाद मेटेलिक आई। समझना, ये लाइन से सीक्वेंस है बेटा। एनिमल मनी क्यों आई? क्योंकि इंडिविजिबल थे। सॉरी, कमोडिटी मनी क्यों आई? क्योंकि एनिमल इंडिविजिबल। अरे जानवर को काट सकते क्या? आधा काऊ, आधी गोट ऐसा दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई कमोडिटी मनी आई। और कमोडिटी मनी में क्या डिफिकल्टी थी? स्टोरेज की डिफिकल्टी थी। क्या थी? ये देखो बेटा, स्टोरेज। उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल था, जेब में लेके नहीं घूम सकते थे, डिफिकल्टी थी। उसके बाद कौन आया? मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी कौन से? ड्यूरेबल गुड्स के, ड्यूरेबल मेटल्स के बनते थे। क्या थे वो ड्यूरेबल मेटल? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, एक्सेट्रा। फिर मेटेलिक मनी क्यों चेंज हुए? क्योंकि स्कैरसिटी थी इन मेटल्स की, स्कैरसिटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटल प्राइसेस। अरे कोई बोलेगा सिल्वर के मनी चलाओ, कोई बोलेगा गोल्ड के चलाओ। गोल्ड का एक सिक्का और सिल्वर का एक सिक्का एक बराबर है क्या? नहीं सर, गोल्ड का सिक्का बहुत महंगा है, सिल्वर का वो। तो ये प्रॉब्लम आती थी क्योंकि मेटल्स का प्राइस अलग था, इस वजह से हर कॉइन आपस में अलग अलग होता था। इस वजह से मेटेलिक मनी को हटा दिया। फिर आए मेटेलिक कॉइन्स। मेटेलिक मनी से आए मेटेलिक कॉइन्स। एंशिएंट टाइम्स में अलग अलग किंगडम्स थे, मुगल था, बाबर था, ये अलग अलग किंगडम्स थे ना। इन्होंने अपने अपने सिक्के चलाए, अपनी अपनी सील मारते थे, अपनी अपनी सील मार के अपने अपने सिक्के उन्होंने चलाए और उसको मैनिटरी वैल्यू दी गई, इसको मैनिटरी वैल्यू दी गई, ठीक है। लेकिन समय के साथ, अब आपको पता है किंगडम तो चले गए, राजा वाजा चले गए, अब कौन बचा? गवर्नमेंट आ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक मॉनिटरी सिस्टम बनाया। क्या किया गवर्नमेंट ने? एक मॉनिटरी सिस्टम बनाया और मॉनिटरी अथॉरिटी बनाई। अपने इंडिया में मॉनिटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज द मॉनिटरी अथॉरिटी। और उसको यूनिफॉर्मिटी दी गई कि हर आदमी के हाथ में 1 रुपए का सिक्का एक जैसा रहेगा, 5 रुपए का एक जैसा रहेगा, 10 का नोट सबके पास एक जैसा रहेगा। और साथ ही साथ उसको लीगल स्टेटस भी दिया गया कि हाँ, हर आदमी इस पैसे को लीगल मानेगा। इसे लीगल टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक और नाम है लीगल टेंडर। क्या वो हर कागज के टुकड़े जिसपे गांधी जी है वो लीगल टेंडर है क्या? अरे बोलो ना। गांधी जी की No. फोटो एक स्पेसिफिक पेपर पे लीगल टेंडर। पीके मूवी देखी होंगी तो उसके अंदर दिखाया है। Yes. गांधी जी सिर्फ कागज पे, मतलब वही एक नोट पे, बाकी गांधी जी को कोई जमा नहीं करेगा, फेंक देंगे, बराबर है, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है यहाँ पे, कॉइन्स को कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है। इसमें ए है स्टैंडर्ड फुल बॉडी कॉइन, दूसरा है टोकन कॉइन, ठीक है। कॉइन की बात कर रहा है, उसके बाद मैं पेपर मनी पे आऊंगा। अब चीज समझना बेटा, मैं आपको बता देता हूं। एक है स्टैंडर्ड फुल बॉडी, और एक है टोकन। स्टैंडर्ड फुल बॉडी कॉइन मतलब जितना उसका वेट
जो मेटल उसमें यूज हो रहा उसकी कीमत उतनी ही उसकी कीमत। नहीं समझे, बताता हूं। जैसे अगर वो कॉइन 10 ग्राम का है तो वो 50,000 का हुआ, उसकी वैल्यू 50,000 मानी जाएगी। वो कॉइन अगर 500 ग्राम का है तो उसकी वैल्यू 25 लाख मानी जाएगी। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। आज गोल्ड का रेट 50 लाख रुपए पर केजी है ना। अरे हाँ ना, बोलूंगा ना। Yes. यस अगर वो कॉइन 100 ग्राम का है तो उसकी वैल्यू 5 लाख मान ली जाएगी। समझे क्या? तो ये कैसे तय हो रही वैल्यू, कैसे तय हो रही? जो उस गोल्ड की कीमत है डिपेंडिंग ऑन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बोलो मेरे साथ, कम ऑन। इंट्रिंसिक वैल्यू। इंटरेस्टिंग वैल्यू Intrinsic value. इंट्रिंसिक नहीं, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ आई क्या बात? इसे कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड कॉइन्स या फुल बॉडीड कॉइन्स, जिसकी फेस वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू यानी उसके शक्ल पे, उसके फेस पे क्या लिखा है। 10 ग्राम का सिक्का है तो तेरे शक्ल पे 50,000 लिखा जाएगा। 100 ग्राम का सिक्का है तो तेरे शक्ल पे 5 लाख लिखा जाएगा। 1 किलो का सिक्का है तो तेरे शक्ल पे 50 लाख लिखा जाएगा। 500 ग्राम का सिक्का है तो तेरे शक्ल पे 25 लाख लिखा जाएगा। समझ रहे क्या? जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो ही उसके शक्ल पे लिखी जाएगी। समझे क्या? यानी जितना वो मार्केट में बेचने जाएंगे तो पैसे मिलेंगे। ये है स्टैंडर्ड फुल बॉडीड कॉइन्स। बट मुझे एक बात बताओ, इतना पॉसिबल है क्या? नहीं, आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या कर रहे हैं पता है? टोकन कॉइन्स चल रहे, टोकन कॉइन्स। मुझे एक बात बताओ, 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का देखा क्या आपने? कॉइन। यस Yes. अब आज के जमाने में क्या हो रहा है? एक मेटल के सिक्का है अपने कंट्री में, मेटल का सिक्का, उसके फेस पे जो लिखा है वो उसकी कीमत। उसके फेस पे 1 रुपया लिखा है कि 2 लिखा है कि 5 लिखा है कि 10 लिखा है, जो लिखेंगे वो उसकी कीमत। इसे कहते हैं टोकन कॉइन्स। क्या कहते हैं? टोकन कॉइन्स। तो एक कागज के Token टुकड़े पे अगर मैंने 10 लिख दिया तो उसकी कीमत 10 रुपया, 100 लिखा तो उसकी कीमत 100 रुपया, 2000 लिखा तो उसकी कीमत 2000 रुपया। यानी टोकन कॉइन्स मतलब टुकड़ा तो कागज का रहेगा, कॉइन वही मेटल का रहेगा, जो उसके शक्ल पे लिख दिया वो उसकी कीमत। स्टैंडर्ड फुल बॉडी कॉइन्स में क्या हो रहा है? जितनी शक्ल उतनी अकल। बेस्ट तरीका याद रखने का, जितनी शक्ल उतनी अकल। शक्ल पे 100 लिखा है तो अकल 5 लाख की है, शक्ल पे 1 किलो लिखा है तो अकल 50 लाख की है। यस और नो? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, शक्ल कुछ Yes. और अकल कुछ और। अकल तो एक जितनी है, कागज का टुकड़ा ही है, शक्ल पे जो लिखा है वो माना जाएगा। तो बोलते हैं ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो। तो यहाँ पे कैसा है? चेहरे पे भी वही है और दिल में भी वही है। स्टैंडर्ड में क्या है? चेहरे पे भी वही है, दिल में भी वही है। लेकिन टोकन में ऐसा नहीं है, दिल में खोट है, चेहरे पे कुछ और है। समझे? टोकन में क्या है? दिल में कुछ और है, दिल में तो 10 रुपए की वैल्यू है, एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन शक्ल पे 2000 लिखा है तो उसकी कीमत क्या हो गई? 2000। एक कॉमन सेंस से बता दो, आज के टाइम में टोकन कॉइन्स चलते हैं कि स्टैंडर्ड कॉइन्स चलते हैं? टोकन। टोकन कॉइन्स चलते हैं। Token सीधे कागज का टुकड़ा दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो लिख के साइन कर दिया वो उसकी कीमत। यस और नो? हाँ, Yes. समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते, थोड़ा सा और आगे ले जाते। टोकन कॉइन्स तो चलो आप समझ में आ गया, उसकी फेस वैल्यू ज्यादा रहती है उसकी कीमत से। सीधी बात है, तभी तो गवर्नमेंट को पुराएंगा यार। 10 का कॉइन छापेंगे और 10 का कॉइन छापने में 10 रुपए का खर्चा आएगा तो गवर्नमेंट को क्या पुराएंगे? इसलिए नॉर्मल वेस्ट मेटल लेते हैं, उसके ऊपर 10 रुपए, 1 रुपया, 5 रुपया जो मारना है मार देते हैं। चलिए ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, सस्ता क्या रहेगा छापना, टोकन कॉइन्स की स्टैंडर्ड कॉइन्स? टोकन। तो ऑब्वियसली Token coins. तो चलो तो अच्छा एक बात बताओ, कॉइन्स लेके घूमना डिफिकल्ट जाता है ना? कॉइन्स लेके घूमना, किसी को आपको 100 रुपए खर्चा करना है तो 100 सिक्के लेकर जाना कितना है, बल्कि हो जाएगा।
Yes. Difficulties in transportation of token coin give rise to paper money. Paper money. अब इसके बाद आया पेपर मनी. पेपर मनी आप सब जानते हो अच्छे से. अरे आया ना. Yes. Yes, sir. पेपर Yes. मनी आप भी Yes, छाप sir. सकते क्या? आप भी छाप सकते पेपर मनी? No. No, sir. No. स्टैंडर्ड बॉडी है. ठीक है. पेपर मनी देखो मैं पढ़ता हूँ आपको समझ जाएगा. इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं आएगी. पेपर मनी वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेटालिक मनी. In course of time, issue of currency notes was monopolized by central bank. Central bank यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं. हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक रहती है जिसका अपने कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It is the apex bank. It is the central bank. Paper money consists of paper currency issued by government and central bank of the country. In India, बहुत important पैराग्राफ है आगे का. आपका नॉलेज होना चाहिए ये चीज में और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है. 100% क्वेश्चन आ सकता है. इन इंडिया 1 rupee नोट एंड ऑल कॉइन्स. कितने कॉइन है जरा बताना अपने देश में. 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का. ये 4 कॉइन है. और नोट जो है कागज वाला वो 1 rupee का. इतनी चीज है. 1 rupee नोट एंड ऑल कॉइन्स. समझ लो बात. 1 rupee नोट एंड ऑल कॉइन्स आर कौन इशू करता है? आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन. इसके अलावा जो भी नोट बचते हैं आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक. चलो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जवाब देना जल्दी, इमीडिएट, रैपिड फायर. 5 रुपए का नोट कौन इशू करेगा? Government. बोला किसी ने गवर्नमेंट. RBI. अरे नालायको, मैंने अभी RBI. बोला 1 Reserve रुपए Bank of का India. कागज का नोट और बाकी सारे कॉइन कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Government. इसके अलावा सारे नोट कौन इशू करेगा? Reserve Bank of India. Reserve Bank of मैंने India. आपसे सवाल क्या पूछा? 5 रुपए का नोट. Reserve Bank. बोला. अच्छा चलो 10 रुपए का सिक्का. Government of India. Government of India. 2 रुपए का नोट. Reserve Bank of RBI. India. India. 1 रुपए का नोट. RBI. Government of बोला India. आरबीआई. 1 रुपए का नोट Government. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अरे साफ साफ लिखा है ना बेटा कि 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के गवर्नमेंट करेंगी ना. इसके अलावा जो भी बचेगा वो आरबीआई करेगी. ऐसा क्यों सर? वो जाने दो ना, अपने को क्या करना है. गवर्नमेंट ने रूल बनाया. 1 रुपए का ही क्यों सर? 5 रुपए का क्यों नहीं? तो इसके लिए आपको मनमोहन सिंह से पूछना पड़ेगा या प्रणब मुखर्जी से पूछना पड़ेगा. उन्होंने रूल लाए थे. प्रणब मुखर्जी तो ऊपर चले गए. मनमोहन सिंह है, पूछ लो जाके. ठीक है. अरे समझा कि नहीं समझा? ये ध्यान रखना. Yes, sir, समझा. Yes, sir. नोट Yes, और sir. सारे कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई. इसके अलावा जो भी डिनोमिनेशन के नोट है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सिंपल. इसके बाद बैंक मनी, क्रेडिट मनी. ये क्या होता है बैंक मनी? सर चेक, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट है ना, ये क्या होते हैं? बैंक मनी. सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इसे कहते हैं बैंक मनी. बैंक मनी यानी कैशलेस. कैशलेस होता है ना बैंक मनी. तो बैंक मनी refers to deposits which are in the form of cash saved by people. लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और वो फिर पैसे से आप पैसे बैंक में जमा करते हो, फिर आप चेक देते हो किसी को भी आपको देना रहे तो, है ना. तो जो चेक रहता है क्रेडिट मनी, उसको कहते हैं आप बैंक मनी. दिस कैन बी विड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड. जब आपको जरूरत है आप विड्रॉ कर सकते हो. यस. किसी को देना है तो दे सकते हो. यस. बाय मींस ऑफ चेक या डिमांड ड्राफ्ट. चेक, डिमांड ड्राफ्ट क्या वो एक्चुअल मनी है? नहीं, वो एक्चुअल मनी नहीं है. वो कोई छापता है क्या? वो तो बैंक अपना अपना चेक देती है. आप उसमें जिसका नाम लिखोगे, जितने रुपए लिखोगे, तो वो लीगल टेंडर बनेगा. समझ रहे नहीं समझ रहे? इट इज नॉट एक्चुअल मनी. एक्चुअल मनी तो वो कागज का नोट है. बट इट इज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. क्या है बेटा वो? इट इज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिपॉजिट किया जा सकता है पैसा, जिससे पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, जिससे पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है. हाँ कि ना? क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या बैंक का पैसा बहुत डेवलपमेंट में काम करता है? यस. आप अगर पैसा जमा करते हो तो किसी इंसान को पैसे की जरूरत रहे तो बैंक उसको लोन देती है, उधार देती है, क्रेडिट मनी देती है. इसी के कारण वो बेचारा बिजनेस करता है और बिजनेस करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? अरे होता है ना. होता है. होता है.
ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी आज का जमाना काय में चला गया, कैशलेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, कैशलेस, कैश होल्ड नहीं करेंगे तो उसके जगह क्या होल्ड करेंगे, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अरे हाया ना, कैश की Yes. Yes, sir. प्लास्टिक Yes, मनी sir. इज इजी टू यूज ट्रांजैक्शन ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अगर कार्ड मशीन ही नहीं रहेंगी, इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो प्लास्टिक मनी क्या काम की। प्लास्टिक मनी तभी काम की जब आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, यू हैव स्मार्टफोन्स, यू हैव द कार्ड्स, यू हैव द मशीन्स, यू हैव द इंटरनेट फैसिलिटी। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर यूज्ड एज प्लास्टिक मनी। फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजैक्शन लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब आपका क्या, यूपीआई। अरे हाँ या ना, यूपीआई, Yes. मोबाइल फोन, टैबलेट, ये सब स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर, ये सब चीजें डिजिटल वॉलेट बोलते हैं ना इसको, इलेक्ट्रॉनिक मनी फॉर परचेज और ट्रांजैक्शन। और ये सेंट्रल बैंक ने अलाउ किया है, आरबीआई ने अलाउ किया, तभी आप ये काम कर सकते हैं, बराबर है। तो इसे कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी, मॉनिटर वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वेराइटी ऑफ मींस, दैट इज मोबाइल फोन, टैबलेट, आप किसी से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको मालूम है। ये चीजें आजकल सबको मालूम है, ये चीज नहीं बतानी पड़ती पुरानी चीजें जो आपको मालूम नहीं थी, बराबर, क्लियर है Yes. Yes. बात है। अब ये दो चीजें आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर, जो अपनी कल है इसको डिस्कस करेंगे, होमवर्क में मैं आऊंगा, एक बार आप पढ़ना, सिर्फ मेरे ख्याल से समझ जाएगा, लेकिन फिर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी हम आते हैं क्वालिटीज ऑफ मनी। टाइम है क्या, हाँ टाइम तो है। क्वालिटीज ऑफ मनी कर लेते बेटा आज, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ मनी, पैसे की क्या क्वालिटी है। पहला है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर आदमी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। 2000 का नोट आप एक्सेप्ट करोगे, हर आदमी एक्सेप्ट करेगा सर। 500 का नोट हर आदमी एक्सेप्ट करेगा। पुराना 1000 का नोट एक्सेप्ट करोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अब वो मनी नहीं रहा, गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर वापस ले लिया। मैंने बोला पैसा लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट जब चाहे उसका लीगल टेंडर खत्म कर सकती है। वो कागज का नोट हो गया था रातों रात, लीगल टेंडर मोदी जी ने छीन लिया। 8 दिसंबर 2016, याद है क्या वो रात मित्रों, Yes, sir. भाइयों Yes, sir. बहनों, 8 बजे आके बस एक बार का सब टेंशन में आ गए थे कि क्या हो गया, ये सब। तो नोटबंदी करके अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ। Wow. पक्का Yes. Yes, sir. अच्छा हुआ। कोई है जो बुरा बोलना चाहता है, कोई है ऐसा बता? बेकार किया सर, गलत किया नोटबंदी कर, कोई है ऐसा कांग्रेस वाला? बेटा नोटबंदी से बड़ी बेवकूफी इस जन्म में नहीं हो सकती। सर कैसे, क्या बात कर रहे हैं आप, नोटबंदी से अच्छा हुआ? नोटबंदी वाज अ बुलशिट। सबसे बड़ी बेवकूफी भारत सरकार की। उसके बाद से पूरी इकोनॉमी की बैंड बज गई है, बैंड। सर क्यों सर, नोटबंदी करके तो अच्छा हुआ आपके साथ? नहीं, बेवकूफ बना है पूरे, मतलब यानी क्या कहूं मैं, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। एज ए बीइंग इकोनॉमिक्स टीचर एंड इकोनॉमिस्ट, नोटबंदी सबसे बड़ी बेवकूफी। क्या आप डिस्कशन चाहोगे इस टॉपिक पे, नोटबंदी बेवकूफी क्यों? Yes, Yes, sir. One yes, sir. discussion on Yes. this topic? Yes. ठीक है, तो इसके लिए कम से कम आधी घंटा लगेगा, हाफ आवर। अच्छा, पूरा बिल्कुल दिमाग में घुस जाएंगे और सारे लोग एग्री हो जाओगे, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, नोटबंदी बेवकूफ, आप ही के मुंह से निकलवाऊंगा। सच है, ये सच है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस दिन नोटबंदी, देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द ग्रेट इकोनॉमिस्ट। जब इंडिया को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी 1990s में, व्हेन ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लाई, आपने सुना होगा इसके बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी उन्होंने लाया था। और उनकी इस पॉलिसी के कारण इंडिया तो दिवालिया हो गया था भैया। पैसे 7 दिन के पैसे थे सिर्फ हमारे पास देने के लिए, 7 दिन के पैसे, दिवालिया हो गए थे। उन्होंने वो पॉलिसी लेकर आए 1991 में, और उसके कारण इंडिया आज यहाँ पे है। और उनका कहना था
कि सेकेंड डे उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था 9 नवंबर कि जो आप ये नोटबंदी किया है, आपने ब्लंडर किया है, इसको वापस ले लो। अगर आप इसको वापस नहीं लोगे तो जीडीपी जो है वो 2% से रिड्यूस हो जाए। अब 2% मतलब हजारों करोड़ का फर्क पड़ जाता है। 2% यानी 2% से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। और बराबर जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद जीडीपी के फिगर्स आए तो एग्जैक्ट 2%, इंडिया की जीडीपी जो 6% चल रही थी वो सीधा 4% हो गई, 2% और उसके बाद आज तक जीडीपी नहीं बढ़ रही। आपको मालूम है जीडीपी अभी तो नेगेटिव में चली। खैर अभी तो चलो कोविड के कारण है, अपन बोल भी सकते हैं, लेकिन जीडीपी से हालत खराब। सर क्या नोट बंद करके क्या नया नोट दिए ना सर, उसमें क्या है? नहीं बेटा, इंडिया के अंदर 2 इकोनॉमी चलती थी, एक व्हाइट इकोनॉमी और एक ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक मनी बोलते थे ना अपन। तो ब्लैक मनी क्या गलत है क्या? एकदम ब्लैक मनी क्या गलत है? एकदम गलत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत ही है ब्लैक मनी। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। मैं ऐसा नहीं बोलता, आई डोंट सपोर्ट द ब्लैक मनी, बट ब्लैक मनी अगर इंडिया जैसी इकोनॉमी में आप उसको रोकोगे, नोटबंदी का कारण क्या था? ब्लैक मनी बंद करना, बराबर है ना, ब्लैक मनी को रोकना। लेकिन ब्लैक मनी रुकी नहीं, ब्लैक मनी और बढ़ गई, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी नहीं कम हो सकती है। कंफ्यूज्ड? सर आप कुछ अलग बता रहे सर, ऐसा थोड़ी होता। इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, याद दिलाना मेरे को, अभी नहीं होगा, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है और ऐसा समझ में आएगा कि आप बोलोगे यस सर आप तो सही बोल। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना, ठीक है ना बेटा? अरे हाँ या ना, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना सर। नोटबंदी अच्छी थी, हमने तो ऐसा सुना था, आप गलत क्यों बता रहे? तो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरा अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर मैनर, ठीक है ना? चलो फिर आज कितने बजे? 9:15 हो गया, यही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास है मेरी। अपन एक काम, ये क्वालिटीज ऑफ मनी अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ लेंगे। अभी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आ गई तो अब वही अपनी आदत है ना, बात निकली है तो दूर तक आगे तक ले दूर तक जाएंगे। ले जाना। दूर तक जाएंगे, दूर तक जाएंगे, है ना? ठीक, ये होमवर्क है, हाँ, ये पढ़ के आना, ये इतना होमवर्क है बेटा, ठीक है? ये इतना पढ़ के आना, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्लास में हम क्वालिटीज ऑफ मनी भी पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ वो 8 तारीख पे जरा डिस्कशन करते हैं, ठीक है? क्या क्या उसको मेरिट्स हुए, डीमेरिट्स हुए, आपको सब बता दूं। चलिए बेटा आज यही रुकते हैं, टिल देन बाय। Bye. 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 Thank you.